गुड मॉर्निंग क्लास। आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एप्लीकेशंस बताए थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे। आज बताएंगे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। टू डिटरमाइन द potential at a point, potential at general point due to dipole, So consider there be a dipole AB having charge minus q and plus q separated by distance 2a. P be the point at a distance of x making theta angle. This one is R1 and this one is R2. This angle is 180 minus theta. This is A, this is A. Consider there be a dipole. There be a dipole AB having charge plus q and minus q separated by distance 2a. 2a distance is separated. P be the point, P be the general point at a distance of x from the midpoint of the dipole. From the midpoint से x distance पर dipole है. Let R1 and R2 be the distance from B and A point. So potential at P due to B कितना होगा? Potential KQ by R1 minus, because for negative charge potential is taken negative and for positive it is taken positive. Already I teach you. तो minus Q, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर टू. के क्यू कॉमन ले लेते हैं. 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. अब हमको आर वन आर टू का वैल्यू चाहिए, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अब हम इसको आर वन आर टू इस ट्रायंगल में चलते हैं. ट्रायंगल पी डी बी, इन ट्रायंगल पी डी बी साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ये स्केलेन ट्रायंगल है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इसके सामने वाला साइड को छोड़ दीजिए, बाकी दो साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो सामने वाला वो माइनस में जाएगा बाई 2ax cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. That is R1 square is equal to a square plus x square minus 2ax cos theta. R1 square is equal to a square कॉमन ले लेते हैं, 1 plus x square कॉमन ले लेते हैं, 1 plus a square by x square minus 2 x कॉमन लिया, 2a cos theta by x. a is very very less than x, so a by x is very very less than 1. 1 से उतना ही कम होगा, so it should be neglected. तो कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस माइनस
2a cos थीटा बाई x, तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाई x का रूट ओवर 1 बाई, हमको 1 बाई R1 चाहिए, तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई x इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाई x to the power minus 1 by 2. Here a by x is very small, than less than 1, so ये power बीच में multiply हो जाएगा from binomial, तो 1 by x into 1 minus minus plus 2a cos theta by x, 2 से 2 cancel हो गया, that is 1 by R1 is equal to 1 by x plus a cos theta by x square. Similarly 1 by R2 is equal to क्या होगा, 1 by x तो हो गए प्लस a cos 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, और 1 by R2 इज इक्वल टू 1 by x माइनस a cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना आएगा k क्यूब 1 by R1 का वैल्यू है 1 by x प्लस a cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 by x प्लस a cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा k क्यूब, दोनों को सेम है, तो 2a cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, q इंटू 2a बराबर होता है p, तो kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, इतना पोटेंशियल हुआ, इसका नोट कीजिए जल्दी। kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर हुआ पोटेंशियल, तो v इज इक्वल टू kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब इफ थीटा इज 0, दैट इज पॉइंट इज एट एक्सियल, देन v एक्सियल इज इक्वल टू होगा kp cos 0 बाई एक्स स्क्वायर, cos 0 1 होता है नहीं, kp बाई एक्स स्क्वायर होगा। इफ थीटा बराबर 90, दैट इज पॉइंट इज इक्वेटोरियल, v इक्वेटोरियल इज इक्वल हो जाएगा kp cos 90 बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos 90 0, तो दिस इज द पॉइंट वेयर v is 0 but e is not equal to 0, at the center of the sphere v is not equal to 0 but e is 0। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा पॉइंट एग्जांपल दीजिए जहां पर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ऐसा पॉइंट दीजिए जहां पोटेंशियल नहीं 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, at the center of the sphere v is not equal to 0, e is 0, at equatorial point v is 0 but e is not equal to 0, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, पढ़ना नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड आप पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी से निकाल सकते हैं। तो इसमें v का क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू kp cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब है, therefore ex, that is this implies that ex is equal to क्या हो जाएगा 2 kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के टर्म में, तो डेल बी बाई डेल थीटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको नोट कर लिए होंगे आप। Differentiating with respect to partial differentiation with respect to theta,
तो कितना हो जाएगा, के पी बाई एक्स क्यू तो होगा, एक्स स्क्वायर तो होगा, इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है जब तक आर नहीं आए। तो ई वाई बराबर ई एक्सियल इसको रख ले, ई इक्वेटोरियल अगर हम रख ले तो कितना हो जाएगा, डेल वी बाई डेल थीटा माइनस डेल वी बाई, इधर लिखते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल थीटा बाई एक्स इंटू एक्स। जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस बाई एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्स डेल थीटा लिखते हैं, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, पोटेंशियल से जब तक डिस्टेंस को डिवाइड नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। एक हो गया एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में होगा, इसको ई वाई लिखो और इसको ई एक्स एक्सिस लिखो। तो ई इज इक्वल टू होगा के टू के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब आई, और इसका हो जाएगा 2 प्लस के पी साइन थीटा एक्स क्यूब जे। मतलब अगर हम जनरल पॉइंट पर निकाल रहे थे इस तरह से डायपोल के कारण जनरल पॉइंट पर होगा, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, रिजल्टेंट। इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ई मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर, या कोई पी बाई एक्स क्यूब कॉमन है, के पी बाई एक्स क्यूब कॉमन है, रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, के पी बाई एक्स क्यूब इंटू रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा आ गया। एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो ये जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मैग्नीट्यूड इसका। अगर थीटा 0 ले लेंगे इस जगह पर, अगर हम थीटा 0 ले लेते इसमें, इसको नोट कीजिए जल्दी, एक बार एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया, एक बार थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट किया, एक्स एक्सिस निकालिए, वाई एक्सिस में कन्वर्ट करने के लिए थीटा का डायमेंशन नहीं होने से एक्स को डिवाइड करना पड़ा, नहीं होने के कारण ही करना पड़ा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वाई एक्सिस में, दोनों को एक्स और वाई में ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाले। अब इससे एक्सियल इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज 0 तो एक्सियल होगा, तो ई एक्सियल कितना होगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू होगा के पी एक्स क्यूब कॉस 0 1 3 इंटू 1 प्लस 1 4, यानी 2 के पी एक्स क्यू हो गया। अब थीटा, जो थीटा बराबर 90 लेते हैं, इक्वेटोरियल ले लेते हैं, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होगा इसको कॉस 0 1 के पी बाई एक्स क्यू हो जाएगा, यानी 2 एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। इस तरह से इक्वेटोरियल एक्सियल निकालने का एक और ये भी मेथड, इससे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल होगा के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब इंटू 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब, दिस बाई दिस, तो के पी से के पी, एक्स क्यू से एक्स क्यू, तो कितना आएगा 1/2 tan थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल होगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये डायरेक्शन होता है। तो अगर हम इसको डायग्राम में समझा, एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, जनरल पॉइंट पर है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर गया, एक इधर की ओर गया, इसका रिजल्टेंट आज जो अल्फा एंगल बना रहा है वही एंगल बताएगा, और मैग्नीट्यूड तो ये बताएगा। एक्सियल इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। इस तरह से किसी भी पॉइंट पर हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कुछ भी बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको नोट कीजिए जब, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस locus of all such points which have same potential throughout the region
locus of all such points which have same potential throughout the region is called equipotential surface. पोटेंशियल सरफेस आप ऐसा समझ सकते हैं, मानते हैं एक फुटबॉल है और उसके सेंटर पर चार्ज है, तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. Surface of the at the center of the football, if Q charge is kept, then outer surface of the football will be the equipotential surface for that point. ऐसा सब बहुत सा हो सकता है, एक और ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है. तो इस तरह से लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन अगर हम दिखाएं तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है. इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है. पहला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर when Q charge is moving on the equipotential surface वर्क डन विल बी 0. उसका वर्क डन 0 होगा. तो W इज इक्वल क्या होगा, F इंटू मानते S डिस्टेंस किया कोई सरफेस पर, S डिस्टेंस ट्रेवल किया A से B, तो वर्क डन इज इक्वल होता है डेल V इंटू Q. अब वर्क डन बराबर डेल वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा इसका VA माइनस VB इंटू Q. बट दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज VA बराबर VB, तो V माइनस V इंटू Q, दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करता है तो उसका वर्क डन 0 होता है. ना दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface. इसको बोलेगा कि so that electric field is always perpendicular to equipotential surface. या क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछेगा कि चार्ज 5 माइक्रोकूलम मूविंग ऑन द equipotential surface by a distance of 5 centimeter, find the work done. एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है किसी कंपटीशन में. एक पॉइंट क्यूब चार्ज को A पॉइंट तक लाए, B पॉइंट तक लाए, C पॉइंट तक लाए और Q0 एक सेंटर पर है, तो फाइंड द वर्क डन. तो WA बराबर WB इज इक्वल टू WC होगा. सभी का वर्क डन सेम होगा क्योंकि यहां तक लाने में वर्क डन WA होगा, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन से, जब यहां से यहां ले जाने में वर्क डन नहीं हुआ, फिर यहां से यहां ले जाने में वर्क डन नहीं हुआ, तो जितना वर्क डन A में लाने में पड़ा उतना ही B और C में वर्क डन पड़ा. इसे WA बराबर WB बराबर WC होता है. यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने से वर्क डन नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मानते कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फुटबॉल के ऊपर में कोई सेक्शन काट लिए, E इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कि थीटा एंगल बना रहा था सरफेस पर, Q चार्ज रखा हुआ, तो E का 2 कंपोनेंट हो गया, E cos थीटा, दूसरा हुआ E sin थीटा. ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q स्टार्ट टू मूव और कवर्स dx डिस्टेंस. तो dw बराबर क्या होगा, F dx F बराबर कितना है, E cos थीटा इंटू Q dx. dw बराबर, लेकिन अभी पता कि dw जो होगा वर्क डन 0 होगा, यानी डेल W बराबर हो गया E Q cos थीटा इंटू डेल x. मानते डेल x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डेल W तो 0 हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टीज में, तो 0 इज इक्वल टू E Q cos थीटा डेल x. प्रॉपर्टीज 1 नोट कर ही लिया होगा आप. तो E इज इक्वेशन आया E Q cos थीटा डेल x इज इक्वल टू 0. तो E इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलरेडी हम बोल चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. Q इज नॉट इक्वल टू 0 हम बोले हैं कि Q चार्ज ऐसा मूव कर रहा है. डेल x इज नॉट इक्वल टू 0 मूव किया, इसका मतलब कि सभी का प्रोडक्ट 0 है, तो ओनली cos थीटा ही टर्म बच गया. हेंस cos थीटा इज इक्वल टू 0.
और cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब दैट इज दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, थीटा को हम एक्यूट माने थे और 90 डिग्री आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको नोट कर लीजिए, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हो सकता वाई क्यों नहीं कर सकता करता है, तो इफ दे डू सो, मानते दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इफ दे डू सो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डायरेक्शन होगा E1 और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डायरेक्शन होगा E2। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल। इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point, which is not possible. So they never intersect each other. चौथा प्रॉपर्टी है as the distance increases, the gap between two equipotential surface increases. Between two equipotential surface increases. मानते कोई चार्ज है प्लस क्यू है, अब इसके प्लस क्यू की चार्ज क्या है, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरा अगर ये है तो तीसरा इस तरह से होगा, चौथा और बड़ा होगा, यानी गैप पहले इतना था फिर गैप और बढ़ गया, गैप और बढ़ जाएगा, गैप बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि गैप जो होता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसलिए गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल आल्सो इंक्रीज। ये सब प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कुछ डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। Some important points on equipotential surface. Diagram पहला है फॉर सिंगल चार्ज, स्कीमेटिक डायग्राम पूछ सकता है। और सिंगल चार्ज के लिए पहले चलते हैं। अभी बना है इस तरह से बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर और बड़ा गैप बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। गैप बढ़ते चला गया। फॉर डबल चार्ज, डबल चार्ज में दो तरह केस हो सकता है, दोनों सेम नेचर। पहला सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव, ये सेम नेचर में इसका मतलब ये हुआ। तो मानते हैं दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो गैप अंदर की ओर बढ़ता है, मतलब इधर गैप लिए और बाहर की ओर फैलेगा, इधर और गैप लिए अंदर की ओर फैल रहा है, देख लो ये गैप बढ़ रहा है, फिर और लिए गैप, इस तरह से होगा। इसका भी चलते हैं। इस तरह का होगा, मतलब अंदर की ओर फैलता हुआ, बाहर की ओर सिकड़ा हुआ है, ऐसा का सेम नेचर चार्ज है। या तो दोनों प्लस होगा, दोनों निगेटिव होगा, एक दूसरे से स्टिक करेगा। डायग्राम बनाने में एकदम सावधानी रखना है। अगर प्लस और माइनस है तब क्या होगा, एक प्लस अपोजिट नेचर अगर हो तो, एक प्लस हो
ऐसे पहले इसको नोट कीजिए, जगह पे नहीं बचेगा नहीं तो। ये इधर बता देते हैं अपोजिट नेचर के लिए, इसको नोट कर ही लिया होगा सिंगल चार्ज वाला। अपोजिट नेचर का होगा तब क्या होगा, एक प्लस अपोजिट नेचर, प्लस और माइनस हो, तो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। डायपोल जैसे हो सकता है, डायपोल भी होता है ऐसा ही। तो इसमें डायपोल प्लस माइनस, डायपोल वाले में क्या होगा, अंदर की ओर सिकड़ा हुआ रहेगा, बाहर की ओर फैलेगा। एक दूसरे से टच नहीं करेगा, इस तरह का दिमाग में रखना कि एक दूसरे से टच नहीं करेगा और अंदर की ओर सिकड़ा रहेगा, बाहर के इसमें अंदर की ओर फैला हुआ है, बाहर की ओर एक दूसरे से टच भी कर रहा है। तो ऐसे को कहा जाता है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज और सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मानते कोई इस तरह से एक्स वाई जेड है, इक्विपोटेंशियल पे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके बीच का गैप D1 है, इसका बीच का गैप D2 है। तो इफ D1 बराबर D2 तो ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर D1 D2 बड़ा नहीं है तो इसमें तो क्वेश्चन एराइज होगा कि तो क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, ई इंक्रीजिंग अगर होगा तो क्या होगा, बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बढ़ रहा है, मतलब D2 इज लेस देन D1 होगा। और ई इज डिक्रीजिंग होगा तो D2 इज ग्रेटर देन D1 होगा। इक्वल होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वल नहीं होगा लेस देन होगा ग्रेटर देन तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह से कोई स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। एक और है पोटेंशियल एनर्जी, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ये सब बताएंगे। ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते ताकि बोर न हो आप, इसलिए देखें और ध्यान से पढ़ें, आधा घंटा टाइम जरूर निकालें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब और वीडियो बनाने का हमको जोश बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।